जय हिंद दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस मैराथन सीरीज में आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन पर। प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोनाउन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अकेले प्रोनाउन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, और यदि इसमें नाउन को और जोड़ दिया जाए तो नाउन और प्रोनाउन मिलकर के 20 से ग्रामर का 20 से 25% भाग कवर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मान लो कि यदि ग्रामर किसी एग्जाम में 20 मार्क्स की पूछी जा रही है तो 4 से 5 क्वेश्चन नाउन और प्रोनाउन मिला करके होते हैं, 4 से 5 नंबर। और ये नाउन और प्रोनाउन वो पीछे जिसपे सबसे ज्यादा गुगलियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेंकी जाती है, और बहुत न्यूनतम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने स्टम्प बचा पाते हैं, बाकी शेष की गिल्लियां इस पे उड़ जाती है। तो प्रोनाउन को कितने माइनर ढंग से हमको ऑब्जर्व करना है, इस आज के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। प्रोनाउन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि राइटिंग स्किल भी इसके बिना नहीं हो सकती। यदि आप स्पोकन सीख रहे हैं तो स्पोकन भी प्रोनाउन के बिना नहीं हो सकती। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन पर। तो अब सीधे चलते हैं अपन प्रोनाउन की ओर। नाउन के बाद हमको कोई डेफिनेशन याद करवाई गई होगी तो कक्षा 3 में 4 में तो वो नंबर आया है प्रोनाउन में, और इसको हमने ऐसी रटी उस समय की आज तक नहीं भूले। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। और प्रोनाउन के बारे में यदि हम शब्द से भी पूछे तो ये भी हमारी डेफिनेशन क्लियर करता है, हमको उस रटे रटाई पे नहीं जाना। चलिए शब्द से ही पूछते हैं, शब्द क्या कहता है। सबसे पहले देखो प्रो का आशय होता है फा यानी कि के लिए। किसके लिए? तो नाउन के लिए। नाउन के लिए प्रयुक्त शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। तो इससे हम डेफिनेशन बना देते हैं इसकी। इट मीन्स the word used for noun, the word used for noun is called pronoun। शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये फॉर नाउन आ गया हमारा, फॉर नाउन, उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दिस हो गया, दैट हो गया, हमारे सारे इंट्रोगेटिव वर्ड हो गए, हु हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया। इसके अलावा हमारा ईच हो गया, एवरी हो गया, समबडी, नोबडी, एनीबडी, सब इसमें आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा लेंथी देख लेते हैं टॉपिक के रूप में। जैसे कि राहुल फाउंड ए वॉच। राहुल picked the watch and gave the watch to Sarla। Sarla threw the watch into a river। जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें सबसे पहले हम छांटते हैं नाउन को। चलिए सबसे पहले नाउन छांट लेते हैं। राहुल हमारा क्या है? नाउन। ए वॉच हमारा क्या हो गया? नाउन। फिर हमारा आया राहुल, ये भी हो गया नाउन। फिर आया वॉच, ये हो गई नाउन। फिर आई वॉच, फिर ये नाउन। टू सरला, ये भी होगी नाउन। फिर आया सरला, फिर से नाउन। टू द वॉच, फिर वॉच आया, ये भी नाउन। एंड टू ए रिवर, रिवर भी नाउन। अब हमने डेफिनेशन देखी है
द वर्ड यूज्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के लिए प्रयुक्त शब्दों को ही प्रोनाउन कहते हैं और प्रोनाउन का उपयोग भी यही है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन है। तो हम बार बार राहुल 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 नहीं करेंगे, बार बार वाच 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 नहीं करेंगे। वाक्य में जब भी इनके बारे में कोई बात आगे कही जाएगी उस स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे दूसरे नंबर पे आया हमारा राहुल, तो हम इसको राहुल नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे he picked the watch। तो watch दूसरी बार आया है तो इसको हम watch नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, it। फिर and gave the watch, फिर watch आया तो इसको भी हम लिखेंगे it। to सरला, सरला पहली बार आया है, फिर अगले वाक्य में आया सरला दूसरी बार, तो इस सरला को भी सरला नहीं लिख करके हम लिखेंगे she। threw the watch, फिर watch आया तो फिर इसके लिए प्रयोग करेंगे हम it into a river। रिवर पहली बार आया तो रिवर ही रहेगा। तो अब यहाँ दो तीन चीजें हमारी क्लियर होती है कि कोई व्यक्ति का नाम है तो हम क्या प्रयोग करते हैं he, कोई निर्जीव वस्तु है तो क्या प्रयोग करते हैं it, लड़की का नाम है तो क्या प्रयोग करते हैं she। जैसे कि हम राहुल को क्लासिफाइड करें अलग अलग, तो राहुल क्या है, राहुल एक तो नाउन है, राहुल दूसरे नंबर पे है थर्ड पर्सन, राहुल तीसरे नंबर पर है सिंगुलर नंबर, और राहुल चौथे नंबर पर है मस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। तो जो राहुल है वो सब क्या है ही केवल नाउन नहीं है, नाउन की जगह क्या है ही प्रोनाउन है। बाकी ये थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर नंबर भी है, मस्कुलिन जेंडर भी है। ऐसे सी के साथ है, सी भी प्रोनाउन है परंतु थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, जेंडर कौन सा हो गया फेमिनाइन जेंडर, वो स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे इट जो है वो न्यूटर जेंडर। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और सबसे ज्यादा उलझन भी इसी में है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है उनकी संख्या पूरी 10 है, और यहीं से सबसे ज्यादा हमारे एरर वाला क्वेश्चन पुट अप होता है। नाउन प्रोनाउन सर्वाधिक इसलिए पूछा जाता है कि इनके साथ एक टॉपिक और अतिरिक्त जुड़ा हुआ है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी कुछ कंडीशन हम देखेंगे, कुछ कंडीशन वो भी देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की ओर। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 10 टाइप्स। कितने टाइप के हैं 10 टाइप्स। याद रखने का तरीका P R Q D स्क्वायर E स्क्वायर I स्क्वायर, ये हो गए हमारे 10 प्रकार। पहला P पर्सनल प्रोनाउन। आर क्यू जो है इसमें पहला आर हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेकंड आर हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, अगला पार्ट हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नोट्स भी बना सकते हैं आप। अब आ गया हमारा इसके पश्चात डी स्क्वायर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगला हो गया हमारा ई स्क्वायर एम्फेटिक, एम्फेटिक के बाद अगला हो गया इकई एक्सक्लेमेटरी, फिर आ गया हम आई स्क्वायर पर, अब आ गया हमारा 9 नंबर
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनके 10 टाइप में सबसे जो ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। चलिए पर्सनल प्रोनाउन पे बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो है पर्सनल प्रोनाउन डिनोट्स द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बताता है। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। आगे हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ कंडीशंस पर, तो डायरेक्ट में कहूंगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो याद रहना चाहिए। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के बारे में हमेशा एक बात याद रखो, यह है स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है हमेशा लिसनर, सुनने वाला। और लास्ट हो गया हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होता है इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, उपस्थित नहीं होता है, परंतु इसके बारे में बात हो रही होती है। अब फर्स्ट पर्सन, फिर प्रत्येक पर्सन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, एक वचन या बहुवचन। सेकंड पर्सन में भी वही है, सिंगुलर प्लूरल। थर्ड पर्सन में भी ऐसे ही है, सिंगुलर और प्लूरल। अब स्पीकर से ऐसे ही है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई। आई क्या है, सिंगुलर नंबर। और यदि हम सब सामूहिक रूप से कोई बात कहेंगे तो हम सब भी फर्स्ट पर्सन हो गए, परंतु हम जो है वो बहुवचन शब्द है, क्योंकि दो से अधिक व्यक्ति उसमें बोल रहे हैं, सभी सामूहिक रूप से बोल रहे हैं, तो हमको अंग्रेजी में कहते हैं हम वी। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है लिसनर, हमेशा सुनने वाला। मैं बोल रहा हूं तो सुन कौन रहे हो, तुम सुन रहे हो। एक व्यक्ति सुन रहा है तो भी यू, और बहुत सारे सुन रहे हैं तो भी यू। यानी सेकंड पर्सन की जो फैमिली है उसमें यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, नायक भी है, खलनायक भी है, दोहरे चरित्र का व्यक्ति। परंतु इसकी एक विश्वसनीय बात है कि अपने साथ साइड हमेशा प्लूरल वाली रहता है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो हम वर्ब का जो सेक्शन आएगा उसमें विस्तार से उस पर डिस्कस करेंगे। परंतु यदि इजेम आ रहा है तो उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वाजबर है तो उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर्ब, तो ये ध्यान रखो। पर यू जो है वो सिंगुलर नंबर भी है, प्लूरल नंबर भी है। हेल्पिंग वर्ब अपने साथ हमेशा प्लूरल रहता है। थर्ड पर्सन, ही, किसी लड़के की बात हो रही है एक अकेले, तो हो गया सिंगुलर नंबर। शी, किसी लड़की की बात हो रही है। इट, किसी निर्जीव वस्तु या जानवर की बात हो रही है, या ऐसे जेंडर की बात हो रही है जिसके बारे में हमें पता नहीं है मस्कुलिन है कि फेमिनाइन है, तो उसके लिए इट का प्रयोग करना। और दो तीन लोगों की सामूहिक बात हो रही है तो उसके लिए हम वे शब्द का प्रयोग करते हैं, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। तो दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने से बना है वे, इसलिए ये थर्ड पर्सन फैमिली का प्लूरल नंबर हो गया दे। तो ये नंबर ध्यान रखना, आगे हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया आई, प्लूरल नंबर हो गया वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर भी यू, प्लूरल नंबर भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी या इट, और प्लूरल नंबर दे। अब ये पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन की तीन कंडीशंस, इनकी तीन फॉर्म चलती है, तीनों फॉर्मों पे अब डिस्कस करते हैं हम आगे। एक होती है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस शब्द पे ज्यादा नहीं जाना, जो सब्जेक्टिव फॉर्म वाक्य में जो हम आगे आगे प्रोनाउन देखते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये जो आई है ये कौन सा फॉर्म है, नॉमिनेटिव केस। आगे आगे जो सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। दूसरा केस होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जो सेंटेंस में पीछे आता है। तो ये पॉजिटिव केस, नॉमिनेटिव नहीं।
पॉजिटिव केस। फिर पॉजिटिव केस की दो कैटेगरी है, इसको दो भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। चलो अब सारी कंडीशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस हो गया हमारा आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया माई और पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया माइन। पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन में जो सामान्य डिफरेंस है वो आगे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या है वी, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी हमारी अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया आवर, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया आवर्स। ऐसे सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों अभिनय यू को ही करने हैं, तो एक कंडीशन हम इसकी देख लेते हैं, यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसकी यू, पॉजिटिव फॉर्म हो गई इसकी योवर और पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया योवर्स। फिर आगे चलते हैं थर्ड पर्सन, ये मैं मिटा देता हूं, डायरेक्ट थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस ही से चलते हैं, सिंगुलर नंबर से। ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज और पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज। ही इधर पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में दो अभिनय करता है एक ही शब्द से, दोनों जगह ही, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हिज, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज। फिर इसके पश्चात है शी, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो गया हर और पॉजिटिव प्रोनाउन इसका होता है हर्स। फिर इसके बाद आ गया हमारा इट, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा इसका इट्स, पॉजिटिव प्रोनाउन इसका बनता नहीं। इसके पश्चात बचा हमारा लास्ट दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हमारी देम, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा इसका देयर, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा इसका देयर्स। ये इतनी कंडीशन इसकी याद होना चाहिए कंप्लीट, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उलझने का काम बिल्कुल भी नहीं। अब आगे चलते हैं, इनको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे कुछ चीजें यहाँ आपको दिख रही है पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में, पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में। नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस तो आपने बहुत देखे होंगे। तो सबसे पहले आएगा क्या था, माई था और माइन था, क्या अंतर आ जाएगा दोनों में, दिस इज माई पेन, ये कौन सा हो गया हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, वो भी हम प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव पे आने वाले हैं। एडजेक्टिव की विशेषता होती है वो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो ये माई किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर, पेन की। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले शब्द आता है वो होता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये ध्यान रखना है। और पॉजिटिव प्रोनाउन जो आता है वो पूरा सेपरेट आता है। यदि इसको लिखना हो, इसी वाक्य को लिखना हो पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ, तो दिस पेन इज माइन, ये इतना सा अंतर है दोनों। पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा सेपरेट, पॉजिटिव एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। और उदाहरण देख लेते हैं इसमें, दिस इज हर कार, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन हम देखें, दिस कार इज हर्स, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये इतना सा अंतर। हिज का देख लेते हैं, हिज दोनों भी नहीं करता। दिस इज हिज हाउस, दिस इज दिस हाउस
इज हिज। बाकी शेष को तो हम इनके पहचान के आधार पर, क्योंकि माई जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही हमेशा, माइन जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन ही हमेशा, परंतु हिज का अंतर तो हम वाक्य में उसके प्रयोग के आधार पर ही पता कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में उसका प्रयोग हुआ है, पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में उसका प्रयोग हुआ है। चलिए अब इसकी कंडीशन और आगे देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है और जहां हमको सर्वाधिक उलझाया जाता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक ही वाक्य में एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उनको लिखने का क्रम क्या रहेगा। तो जब तीनों पर्सन सेंटेंस में एक साथ हो और पर्सन सिंगुलर हो तो उनको लिखने का क्रम जो रहेगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, इस तरीके से लिखेंगे। अभी आपको ध्यान आना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। साथ में ये भी ध्यान आना चाहिए कि सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। हमने देखा था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल भी वही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी और इट। तो जब किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनको लिखने का सही क्रम सेकंड, सबसे पहले लिखना सेकंड पर्सन, सेकंड नंबर पे लिखना थर्ड पर्सन और तीसरे नंबर पे लिखना फर्स्ट पर्सन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एरर वाले सेंटेंस होते हैं इसमें उनके क्रम को बदल देते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यू, आई एंड ही इज पार्टनर्स। अब देखो क्रम देखते हैं हम। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, रूल से भी ये कह रहा है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, रूल से क्या कह रहा है, थर्ड पर्सन रखना है पहले। एंड ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, रूल से क्या कह रहा है, तीसरे नंबर पे कौन सा होना, फर्स्ट पर्सन। तो ही की जगह क्या रिप्लेस होगा, आई की जगह हो जाएगा ही रिप्लेस और डी की जगह हो जाएगा आई रिप्लेस। अब इसमें एक चीज और है, ये जो इज है यहाँ पर इज नहीं आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। पर जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एक साथ जुड़ती है तो वो फिर एक नहीं रहती, वो बहुवचन हो जाती है। और जब बहुवचन हो जाती है तो हेल्पिंग वर्ब को कौन सी प्रयोग करनी, प्लूरल वाली प्रयोग करनी। इसलिए यहाँ क्या आएगा, आर। अब सेंटेंस सही है, यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। इसकी सेकंड कंडीशन हम देखें। मान लो कि तीन में से दो आए तो क्रम यही रहेगा। मान लो थर्ड पर्सन नहीं आया, सेकंड पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन आया, तो लिखने का क्रम क्या हो जाएगा, यू एंड आई आर। अब यहाँ एम नहीं लगाना, यहाँ क्या आएगा, आर गोइंग टू मार्केट। अगली कंडीशन इसमें हो सकती है कि सेकंड पर्सन आया और थर्ड पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन नहीं आया, तो फिर कैसे लिखेंगे, तो यू एंड ही कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। एक कंडीशन और लास्ट बचती है कि सेकंड पर्सन नहीं आया और थर्ड आया और फर्स्ट आया, तो क्या हो जाएगा, ही एंड आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। कोई भी सेंटेंस हम बना सकते, लिखने का क्रम यही रहेगा। ठीक, अब ये कंडीशन जो थी वो किसके लिए थी, जब पर्सन सिंगुलर नंबर हो। जब पर्सन प्लूरल नंबर हो तो ये कोई बीमारी है ही नहीं, फिर तो उसका क्रम यही रहेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। इसकी भी देख लेते हैं अपन लिख करके एक बार, एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन हो गया प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया हमारा दे।
कैन बाय दिस कंपनी। ये होगी हमारी कंडीशन। तो जब पर्सन सिंगुलर रूप में हो, एक ही वाक्य में प्रयोग होते हो, तो लिखने का क्रम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। और जब पर्सन प्लूरल नंबर में हो और एक ही सेंटेंस में लिखना हो, तो लिखने का क्रम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रहेगा। अब अगला रूल से देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में तीनों प्रोनाउन एक साथ हैं और वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी उसके प्रोनाउन को यदि हमें प्रयोग करना है, तो उसको लिखने का क्रम भी निम्नानुसार रहता है। यदि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, यदि थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन तीनों प्रोनाउन यदि आए हैं और उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को भी यदि हमको लिखना है, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही केवल थर्ड और फर्स्ट पर्सन आता है अकेला, तो भी यही कंडीशन हमारी रहती है। यानी वाक्य में हमको कहीं भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्टिव फॉर्म में दिखता है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन का प्रयोग करना है, पर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का करना है। वो भी एग्जांपल में हम देख लें। यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों रहते हैं, तो फिर क्या करना है, तो फिर हमको सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका। यू, ही एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। सब्जेक्ट है हमारा यू आया, ही आया और आई आया। सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यदि हमको किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो प्रोनाउन का प्रयोग किसका करना हमने, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन फॉर्म है आवर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करना है। दूसरी कंडीशन हमारी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन साथ आता है। ही एंड आई हैव कंप्लीटेड स्थान जो। देयर भी आ सकता है, या तो इसको सही ध्यान रखना है, तो हमें से क्या लगेगा यहाँ, तो कंडीशन हमारी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करना है। ऐसे तीसरी कंडीशन देख लेते हैं हम। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन साथ है। यू एंड ही हैव डन ड्यूटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट पर्सन चूंकि आया नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन जब नहीं आता है तो सेकंड पर्सन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इसमें हो जाएगा यू एंड ही हैव डन योर ड्यूटी। चलो अगली कंडीशन की ओर चलते हैं। जब दो नाउन, प्रोनाउन की बात नहीं हो रही, जब दो नाउन काहे से जुड़ी हो, और से जुड़ी हो, आइदर और से जुड़ी हो, या नाइदर नार से जुड़ी हो। जब दो नाउन आर, आइदर आर या नाइदर नार से जुड़ी हो और उस सेंटेंस में हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो प्रोनाउन सिंगुलर होगी। प्रोनाउन हमारी कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे कि कंडीशन देख लेते हम इसमें। राम और शाम कैन डिपॉजिट स्थान ड्यूज। सेकंड कंडीशन हो जाएगी हमारी, नाइदर सीता नॉर संगीता हैज
डन। अब देखो राम और श्याम दो नाउन है, कैसे जुड़े हुए हैं, आर से। तो हमको प्रोनाउन कौन सा प्रयोग करना है, सिंगुलर। दोनों आगे थर्ड पर्सन है और मस्कुलिन जेंडर है, इसलिए काय का प्रयोग करेंगे, इज का। नाइदर सीता ना संगीता, दोनों फेमिनाइन जेंडर है, दोनों नाउन है और नाइदर नार से जुड़े हुए, तो इसमें काय का प्रयोग करेंगे हम, हर का। ठीक, कंडीशन क्लियर है। जब दो नाउन आर से, आइदर आर से या नाइदर नार से जुड़ी हो, पर कंडीशन वन नाउन सिंगुलर हो और एक नाउन प्लूरल हो, तब हम जो प्रोनाउन है वो प्लूरल प्रोनाउन का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। कंडीशन इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Neither the teacher nor the students have completed Rajasthan work. Neither the teacher nor the students. This is a singular noun and this is a plural noun. जब दो नाउन, एक सिंगुलर हो दूसरी प्लूरल हो, तो ऑब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्ट के रूप में हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस थी प्रोनाउन की जो हमने देखी। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि एग्जाम में, बैंक की एग्जाम में, एसएससी में इससे किस प्रकार प्रोनाउन के प्रश्न पूछा होते हैं। कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। The board of directors, ये हो गया हमारा ए नंबर। Want the facilities, ये हो गया हमारा बी नंबर। ऑफ कार एंड एकोमोडेशन, ये हो गया हमारा सी नंबर। फॉर इटसेल्फ, ये हो गया हमारा डी नंबर। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर एरर तो मिलती ही नहीं है, एरर ढूंढने में बड़ी कठिनाई आती है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक के आधार पर इस सेंटेंस में एरर है, ज्यादा कुछ भी नहीं। इसको देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल। वांट द फैसिलिटीज, पता चल गया प्रेजेंट सिंपल टेंस है, या वांट से दिया होता तो फिर गलत होता प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार। वांट है तो वाक्य यहाँ भी सही है। ऑफ कार एंड एकोमोडेशन, कार की मांग और रहने की मांग, दो चीजें की गई, इसमें भी कोई गलती नहीं दिखती है। फॉर इटसेल्फ, स्वयं के लिए। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हमारा इटसेल्फ भी यहाँ सही है क्या, फिर प्रोनाउन कौन सा आना चाहिए, लास्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला प्लूरल आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इटसेल्फ की जगह देम, और जब प्लूरल होता है तो सेल्फ नहीं लगता है, क्या लगता है, सेल्फ्स। इसमें एक कंडीशन और देख लेते हैं हम, ये हो गया हमारा लास्ट डी नंबर। इसमें भी सेंटेंस एरर निकालनी है। सेंटेंस एरर देखिए, आइदर द टीचर, प्रोनाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, आर द स्टूडेंट, यहाँ भी नाउन सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन आप जिस स्कूल इस विद्यालय के, इज। जब दो सिंगुलर नाउन आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, या आर शब्द से जुड़े होते हैं तो उनके साथ सहायक क्रिया में कौन सी लगाते हैं, सहायक क्रिया में से उनके साथ सिंगुलर वाली लगती है। ये हमने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे। तो ये वाला सेक्शन भी इसका सही है। यदि यहाँ आर होता है तो फिर एरर हमारी इस जगह होती है। इज डिटरमाइंड टू डू,
पर एरर जो है हमारी इसी वाला क्लास में है, जो देयर आया है। अभी हमने जस्ट इससे पहले ही कंडीशन देखी है, जब दो सिंगुलर नाउन आर से, आइदर आर से, नाइदर नार से जुड़ी होती है तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग जो हम करते हैं वो सिंगुलर होता है। तो देयर हमारा यहाँ पर हो गया रांग, इसकी जगह काय का प्रयोग करेंगे हम, इसका। तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन यही समाप्त होता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की एक शॉर्ट की भी हमने देखी थी याद रखने के लिए, पी, आर क्यू, डी स्क्वेयर, ई स्क्वेयर और आई स्क्वेयर। पी से हो गया पर्सनल प्रोनाउन, आर से हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डी से हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ई से हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और आई से हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो आज के वीडियो में भी हम कुछ प्रोनाउन पर बात करेंगे। सबसे पहले चलते अपन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यदि इसके हिंदी अर्थ पर जाएं तो इसका हिंदी अर्थ होता है परस्परतावाचक सर्वनाम। और प्रोनाउन फैमिली का सबसे इनोसेंट बालक है, सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे शरीफ, किसी को कोई तकलीफ नहीं देता है। स्कूल, घर से सीधे स्कूल जाता है और स्कूल से सीधा घर आता है। घर से जब स्कूल जाता है तो केवल 2 लोगों से बात करता है, और जब स्कूल से घर आता है तो अपनी पूरी क्लास से एक साथ बात करता है। ये हो गया अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन पूरा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है हमारे केवल 2 है, ईच अदर और वन अनदर। जब 2 व्यक्तियों में कोई चीज परस्पर होती है तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं, 2 से अधिक में होती है तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं। बस इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। आमिर खान एंड किरण राव quarreled with each other। अब 2 व्यक्तियों के बीच का झगड़ा है तो काय का प्रयोग करेंगे, इच अदर का। तो 2 के बीच में जब भी कोई चीज होती है उसको बताने के लिए इच अदर का प्रयोग किया जाता है। और 2 से अधिक के बीच में जब कोई भी काम होता है तो वहां वन अनदर का प्रयोग करते हैं। दे ऑल गेव द गिफ्ट्स वन अनदर। ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन पूरा, कोई तकलीफ नहीं, सीधा सा काम। ईच अदर वन अनदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन समाप्त। ईच अदर 2 के बीच में, वन अनदर 2 से अधिक के बीच में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट भाग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सेम प्रोनाउन है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी अर्थ पे जाएं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और एम्फेटिक प्रोनाउन पर जाएं तो इसका आशय है बलात्मक सर्वनाम या दृढ़ात्मक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, दोनों को एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव जो पढ़े हैं हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के, उनके सारे सिंगुलर नंबर। माई, सबके पीछे सिंगुलर नंबर के पीछे लगाना सेल्फ। वी हमारा प्लूरल नंबर है इसलिए उसको इसमें नहीं लिखेंगे। फिर अगला आ गया हमारा यू, यूवर सेल्फ। यू तो 2 अभी नहीं कर रहा था हमारा, सिंगुलर भी था और प्लूरल भी था, तो यूवर के साथ सेल्फ भी लगेगा। हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। ठीक है, ये सिंगुलर हो गए। यही सेम एग्जाम्पल इसके भी हो गए एम्फेटिक प्रोनाउन के। प्लूरल जो है उनके साथ हम लगाएंगे सेल्व्स,
एक तो ये अंतर हमेशा ध्यान रखना, सिंगुलर के साथ सेल्फ, प्लूरल के साथ सेल्व्स, आवर सेल्व्स। यू के दो भी नहीं है इसलिए यूअर सेल्व्स भी होगा, और लास्ट हो जाएगा हमारा देम सेल्व्स। सेम उदाहरण इसके भी हो गए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, एग्जाम्पल दोनों के एक ही है। मी सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन भी है, मी सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। यूअर सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन भी है, यूअर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। पर वाक्य में इनके प्रयोग के आधार पर यह तय होता है कि कहां पर यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम करता है और कहां पर यह इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो सीधे इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। आई डू दिस, मी सेल्फ। जब कोई एक्शन ऑब्जेक्ट के पास जाती है और ऑब्जेक्ट से फिर टर्न बैक सब्जेक्ट की ओर होती है तो उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ मी सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। और जब हमको सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करना हो, सब्जेक्ट पर ही जोर देना हो, जैसे कि इम्फेटिक प्रोनाउन का अर्थ है बलात्मक सर्वनाम या दृढ़ात्मक सर्वनाम, जो सब्जेक्ट को और मजबूत करे, उस पर और अधिक जोर दे, तो वहां पे प्रयोग होता है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन का। तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक प्रोनाउन है, यदि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वो आता है तो उसको हम कह सकते हैं कि यह इम्फेटिक प्रोनाउन है। इसको हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के एंड में आया है और इसने एक्शन को सब्जेक्ट की ओर टर्न बैक किया, तो इसको हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई मी सेल्फ डू दिस, दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, पर ये एक्शन को टर्न बैक सब्जेक्ट की ओर कर रहा है और ये यहीं पर सब्जेक्ट को इम्फेसाइज कर रहा है। तो ये हो गया हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है? एक दो उदाहरण और देख लेते हैं हम इसमें। वी हर्ड आवर सेल्व्स, ये प्लूरल का उदाहरण हो गया हमारा, और किस रूप में आया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आया है। वी के बाद जस्ट आवर सेल्व्स होता तो इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में होता है। ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट। ही के जस्ट बात आया है तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, दोनों प्रोनाउन क्लियर है। आज के वीडियो का लास्ट प्रोनाउन और देख लेते हैं, अंतिम प्रोनाउन आज के वीडियो का, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, प्लस इनके बाद क्या हो? हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। यदि इनके बाद नाउन होती है तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रख करके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आएगा हमारे, तो कंफ्यूज नहीं होना। जब इनके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जब इनके बाद नाउन है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दिस इज माई हाउस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस हाउस इज माइन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या गया है? ये नाउन है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि ये नाउन को क्लासिफाइड कर रहा है। यहाँ क्या है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ नाउन है इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले तो सिंथेसिस कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा पुराने दो वीडियो में। प्रोनाउन के 5 भाग हमने पढ़े। एक पढ़ा सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन,
सबसे ज्यादा दिमाग के फ्यूज उड़ाने वाला प्रोनाउन यही है। हमने बता फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फिर तीनों पर्सन के सिंगुलर प्लूरल नंबर थे। फिर इनकी तीन कंडीशन थी, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। फिर पॉजिटिव केस को दो भागों में बांटा था हमने, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। फिर पर्सनल प्रोनाउन को लिखने का क्रम हमने देखा था। यदि तीनों प्रोनाउन एक साथ आते हैं और जब वो सिंगुलर होते हैं तो उनको लिखने का क्रम रहता है हमारा सेकंड प्लस थर्ड प्लस फर्स्ट। सेकंड पर्सन को सबसे पहले लिखते हैं, थर्ड पर्सन को उसके बाद लिखते हैं और उसके पश्चात लास्ट में लिखते हैं हम फर्स्ट पर्सन। पर कंडीशन क्या है, जब तीनों पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब तीनों प्लूरल हो तो इनको लिखने का क्रम रहता है पहला, दूसरा प्लस तीसरा। फिर आगे कंडीशन देखी थी हमने, जब दो नाउन आर से नाइदर नार से जुड़ी हुई हो और वाक्य में हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग हम उसमें करते हैं। यदि दो नाउन एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो और आर से और नाइदर नार से जुड़ी हो तो उसमें प्रोनाउन का जो प्रयोग करते हैं वो प्लूरल वाला करते हैं। वो पार्ट फर्स्ट में आप देख सकते हैं प्रोनाउन में, उसको डिटेल आपको समझना हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन, दोनों प्रोनाउन हमने देखे थे, दोनों सेम थे। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है हमारा, जैसे कि माय हो गया, जैसे कि अवर हो गया, यूअर हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया और देम हो गया। उन सबके पीछे क्या लगाते हैं, यदि सिंगुलर है तो सेल्फ लगाते हैं और प्लूरल है तो सेल्फ्स लगाते हैं। और दोनों प्रोनाउन एक ही प्रकार के, बस केवल वाक्य में इनके प्रयोग के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद कोई एक्शन उस सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है, उसके पश्चात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, सेल्फ वाला या सेल्फ्स वाला। तो वो क्या करता है, उस एक्शन को फिर से सब्जेक्ट की ओर टर्न बैक कर देता है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब सेल्फ या सेल्फ्स वाला प्रोनाउन जस्ट सब्जेक्ट के बाद आता है तो उसको कहते हैं हम एम्फेटिक प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है और इसमें जो प्रोनाउन आता है वो एक्शन को सब्जेक्ट की ओर टर्न बैक करता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको देखा था हमने, प्रोनाउन फैमिली का सबसे सरल बच्चा, सबसे सीधा बच्चा है ना। केवल दो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर परस्पर दो में कोई काम होता है तो ईच अदर, दो से अधिक में कोई काम होता है तो वन अनदर। इसके बाद आया था हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दिस दो, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिले तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग है प्रोनाउन की ओर। तो अगला क्रम अपना आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। शब्द से स्पष्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। देख लेते हैं इनके भी कंडीशंस, हु, whom, whose, which एंड what। ये तीन जो हैं अपने हु, whom और whose, इनका आंसर हमेशा पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन या फिर नाउन। फिर उनकी भी कंडीशन फिक्स है, हु जब क्वेश्चन में आएगा तो आंसर किस जगह आएगा, तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में आएगा, यानी आंसर में सबसे पहले हु का आंसर ही हमें मिलेगा, नॉमिनेटिव केस। होम जब रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस, और हुज जब रहेगा तो पॉजिटिव केस। अब इन केस में फिर से यदि फ्यूज उड़ रहा हो तो पार्ट फर्स्ट इसका जरूर देख ले एक बार और। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, पर्सनल प्रोनाउन में हमने डिटेल से समझा है। पॉजिटिव केस का पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन भी देख लेते हैं इनके। हु आर यू, तुम कौन हो, तो आंसर कहाँ से शुरू होगा, सब्जेक्ट से ही शुरू होगा, नॉमिनेटिव केस से। आई एम योगेंद्र, तो आई जो आया है वो नॉमिनेटिव केस है और हु का आंसर। ऑब्जेक्टिव केस की ओर चलते हैं, हुम का देख लेते हैं। हुम डिड यू सी टुडे, इसका आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो इस यू को तो सब्जेक्ट बना लेंगे हम। आई सा राहुल टुडे, मैंने राहुल को आज देखा, तो राहुल जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आया। जब एक्शन के बाद आता है तो होता है ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस का देख लेते हैं एग्जांपल। हुज बैग इज
दिस, ये बैग किसका है, दिस इज माई बैग, माई जो है वो पॉजिटिव केस है, या दिस बैग इज माइन, माइन भी पॉजिटिव केस है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, आंसर दोनों में आ सकते हैं। तो हुज का आंसर हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव में पॉजिटिव केस में होता है, होम का आंसर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और हु का आंसर हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। विच, विच में होती है हमारे पास कोई वस्तु है तो उसकी चॉइस के लिए विच का प्रयोग करते हैं, जैसे विच स्कूल डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा विद्यालय तुम्हें बहुत अधिक पसंद है, फिर आंसर आता है इसका, ये लाल वाला पसंद नहीं, पीला वाला पसंद नहीं, हरा वाला पसंद नहीं, जो भी पसंद है उसको बताएगा। चॉइस का और भी हो सकता है, विच डू यू प्रेफर, टी आर कॉफी। वाट, वाट होता है वस्तु या कार्यों के लिए, वस्तु या कार्यों के लिए, जैसे कि वाट इज योर फादर, तुम्हारा पिता क्या है तो कार्य बताना, माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए टीचर, माई फादर इज ए फार्मर। वस्तु भी हो सकती है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो इन प्रोनाउन को तो हम देखते ही हैं, बस केवल अब ये ध्यान रखना कि आगे आगे हु, होम, होज, विच और वाट आता है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर। सातवां प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है शब्द से ही स्पष्ट है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, इसमें निश्चित पक्का पता नहीं होता है सब्जेक्ट के बारे में या जिसके बारे में कहा गया हो। इसके एग्जाम्पल है हमारे नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समवन, somebody, all, a few, others, etc। इनसे ये जब शब्द सब्जेक्ट इसमें सेंटेंस में हमारे आते हैं तो इससे हमें पक्का पता नहीं चलता है किस बारे में इसमें कहा गया, जैसे कि all, all went to मुंबई, वे सभी मुंबई गए, पक्का पता नहीं चल रहा है इसमें गए कौन कौन। जैसे वाक्य हो रमेश, दिनेश, सुरेश, महेश एंड पुरुषोत्तम आल्सो वेंट टू मुंबई, तो इसमें पक्का पता चलता है कि रमेश गया, दिनेश गया, सुरेश गया, महेश गया और पुरुषोत्तम भी गया, पुरुषोत्तम भी नहीं माना। तो ये जब पक्का पता नहीं चले किसके बारे में कहा गया है तो वहाँ होता है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, नोबडी विल बिलीव इट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजनवाचक सर्वनाम, विभाजन करता है जो बांटता है। इसके एग्जाम्पल है इच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। ईच ऑफ दो या दो से अधिक हो तो ईच ऑफ का प्रयोग करते हैं। एवरी ऑफ हमेशा दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं, हमेशा दो से अधिक। आइदर ऑफ ये दोनों का प्रयोग होता है केवल दो के लिए, केवल दो, दो से अधिक के लिए नहीं प्रयोग होता इनका कभी भी। आइदर ऑफ तो दो में से कोई एक,
और नाइदर ऑफ दोनों में से कोई नहीं। यदि दो से अधिक का इस संदर्भ में हमको प्रयोग करना हो तो नो वन, नॉन, इस प्रकार के शब्द लगा करके हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ईच ऑफ और एवरी ऑफ, दो से अधिक के लिए दोनों आ सकते हैं, इसमें कोई अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं है। फिर एवरी ऑफ सब्जेक्ट को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है ईच ऑफ की अपेक्षा, बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। ईच ऑफ गर्ल्स विल गेट ए प्राइज एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैप्पी, स्टूडेंट में से प्रत्येक खुश था। पर यहाँ ये पक्का पता है स्टूडेंट की संख्या 3 या उससे अधिक है। ईच ऑफ गर्ल्स, इसमें गर्ल्स की संख्या 2 या उससे अधिक है, ना से अंतर है दोनों में। नाइदर ऑफ यू विल फेल इन एसएससी। ठीक, अब 2 से अधिक के लिए इसको हमें प्रयोग करना हो तो 2 से अधिक के लिए इसमें प्रयोग होगा 2 से अधिक के लिए नॉन ऑफ देम डू इट, ये हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हमारा पूरा। चलते हैं अगले प्रोनाउन की ओर, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसमें कुछ भी नहीं, सीधा सा निशान है इसका, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क वाक्य में होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क्स कैसा होता है तो वो ऐसा होता है जिसको हिंदी में कहते हैं हम विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब एकाएक किसी बात को सुन करके हमें आश्चर्य होता है, दुख होता है, या एकदम से हमारा कोई भाव प्रकट होते हैं तो वहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, व्हाट यू डोंट नो सोनिया गांधी। जब कोई सेलिब्रिटी हो और उसको कोई जानता नहीं हो तो फिर वो तो आश्चर्य है। तो व्हाट, क्या तुम सोनिया गांधी को नहीं जानते? हो सकता है एकदम से कोई किसी चीज का दुख हो। व्हाट यू हैव लॉस्ट योर वॉच, दुख होगा तब भी इसका एक्सक्लेमेशन मार्क का हम प्रयोग करेंगे। लास्ट वन प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव शब्द को तो हम सब जानते ही हैं। रिलेटिव शब्द हम दैनिक जीवन में भी उपयोग करते ही हैं। रिलेटिव का आशय है रिश्तेदार या संबंधी। तो रिलेटिव प्रोनाउन का भी यही कार्य है, जब दो वाक्यों में जो रिश्तेदारी करवा दे, जो संबंध स्थापित कर दे, वो रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारा हु, होम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट। हु, होम और हुज, इनके सामान्य आशय हम जो जानते हैं वो इंट्रोगेटिव वाले जानते हैं। जैसे हु का आशय है कौन, पर रिलेटिव प्रोनाउन में इसका आशय होता है हमेशा जो। होम का आशय है किसको, तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन में आशय होता है हमेशा जिसको। हुज का आशय होता है किसका या किसकी, तो इसका हिंदी आशय हो जाएगा हमारा जिसका। रिलेटिव प्रोनाउन में जिसका या जिसकी। विच यानी भी जो, व्हाट यानी भी जो, और दैट यानी भी जो रिलेटिव प्रोनाउन में। विच का आशय होता है कौन सी, कौन सा, व्हाट यानी क्या, दैट यानी वह, और यहाँ से ये रिलेटिव प्रोनाउन में देंगे जो। अब चलते हैं सबसे पहले अपने तीनों ऊपर के प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम एंड हुज। ये तीनों आते हैं पर्सन के लिए।
पर्सन यानी कि पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, लड़के के लिए या लड़की के लिए। तो तीनों इन चारों चीजों पर्सन के लिए आते हैं, तो फिर इनका उपयोग कैसे किया जाता है? तो फिर ये देखते हैं अपन, दो तीन, इधर पुरुष है, स्त्री है, लड़का है या लड़की है। इसमें भी ऐसे ही होगा, होम में इधर पुरुष होगा, स्त्री होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। और भुज में भी ऐसे ही है, इधर पुरुष है, स्त्री है, लड़का है या लड़की है। तो जोड़ते समय ध्यान रखना, हु जुड़ेगा हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से। सेकंड सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा या मेन वर्ब आएगा। हुम में आ जाएगा अपना प्रोनाउन और हुज में आ जाएगा अपना वस्तु आ सकता है, पुरुष आ सकता है, स्त्री आ सकती है, जानवर आ सकता है, पक्षी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें। तो देखो आगे तो सभी में पुरुष, स्त्री, लड़का या लड़की रहेगा। पीछे यदि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से जोड़ना तो हुक का प्रयोग, प्रोनाउन से जोड़ना तो हुम का प्रयोग, और पुरुष है, स्त्री है, वस्तु है, जानवर है, पक्षी है तो हुज का प्रयोग। विच का भी ऐसे ही है, विच में इधर रहेगा वस्तु, पक्षी या जानवर, इधर का फिक्स नहीं, इधर इसमें कुछ भी आ सकता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से इनको अपन देख लेते हैं। दिस द बॉय रिक्तस्थान इज वियरिंग ए पिंक शर्ट इज पुरुषोत्तम। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, द बॉय, द गर्ल, रिक्तस्थान, वी मेट yesterday इज अनुष्का। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम, द मैन हाउस was sold will leave the town। लास्ट वन उदाहरण देखते हैं, द बुक स्थान आई बोट yesterday is very यूजफुल। देख लो कंडीशन देख लेते हैं। हमने कंडीशन देखी, लड़का है, लड़की है, पुरुष है, स्त्री है, और उधर हेल्पिंग वर्ब है तो कैसे जोड़ना, हु से। उधर प्रोनाउन है तो कैसे जोड़ना, हुम से। और उधर वस्तु, पुरुष, स्त्री, जानवर, पक्षी है तो कैसे जोड़ना, हुज से। और विच को यदि इधर वस्तु, पक्षी, जानवर है तो कैसे जोड़ना, विच से। चलो रिक्तस्थान को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इधर क्या है, बॉय है, इधर क्या है, गर्ल है, इधर क्या है, मैन है, इधर क्या है, बुक है। तो ये तीन कंडीशन ऊपर वाली तीनों चीजों में लग रही, हु, हुम या हुज, तीनों में से कोई भी चीज आ सकती है। अब इधर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इज है, क्या आ जाएगा, हु। द बॉय हु इज वीयरिंग ए पिंक शर्ट इज पुरुषोत्तम। यानी 5 लड़कों के ग्रुप में किसी को दिखाना हो, किसी ने कोई स्पेशल चीज पहन रखी हो, उससे उसको क्लासिफाइड करना हो तो रिलेटिव प्रोनाउन बना दिया हमने। द बॉय इज हु इज वीयरिंग ए पिंक शर्ट, ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लास है, और इस सबऑर्डिनेट क्लास ने इस बॉय को किससे कनेक्ट किया, पुरुषोत्तम से। ये लड़का पुरुषोत्तम है जिसने गुलाबी शर्ट पहन रखी है। द गर्ल लड़की है, इधर देख लेते हैं क्या है, यहाँ प्रोनाउन है तो क्या आ जाएगा हमारा, होम। मैन व्यक्ति है, पुरुष है, इधर क्या आ गया हमारा, ना हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ना प्रोनाउन है, क्या आ गया, वस्तु आ गई तो क्या हो जाएगा,
whose, इधर क्या है बुक, इधर क्या है प्रोनाउन है, परंतु इधर क्या है बुक है। यदि यहाँ पुरुष स्त्री लड़का या लड़की होता तो फिर काय का प्रयोग करते हैं हम, ही प्रयोग करते हैं whom का, परंतु यहाँ निर्जीव वस्तु इसलिए क्या जाएगा which। तो who, whom, whose और which क्लियर है। हमेशा लगेगा मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब रहेगी तो क्या लगाना व्हाट। नाउन प्रोनाउन रहता है तो लगाना हु, whom, whose, which या that। पर यदि मेन वर्ब है उसके पश्चात लगाना हो तो क्या लगाएंगे व्हाट। और व्हाट लगेगा हमारे सेंटेंस के प्रारंभ में। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, आई नो रिक्त स्थान डू यू वांट, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, जो तुम चाहते हो उस बात को मैं जानता हूं। व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे इज ए सीक्रेट। यानी सेंटेंस के सबसे प्रारंभ में आएगा या मेन वर्ब के जस्ट बाद आएगा व्हाट। बाकी सारे रिलेटिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। चलिए अगले दैट की ओर चलते हैं। जैसे कि द ओनली, द ओनली शब्द आ गया तो क्या लगाना दैट लगाना। द सेम शब्द आ गया तो क्या लगाना दैट लगाना। ऑल शब्द आ गया तो क्या लगाना दैट लगाना। नॉन शब्द आ गया तो क्या लगाना दैट लगाना। सुपरलेटिव डिग्री यदि आ गई है तो भी दैट लगाना। सुपरलेटिव डिग्री ये अपना फिर अभी एडजेक्टिव का जो आएगा आगे उसमें देखेंगे हम। दिस इज द सेम गर्ल रिक्त स्थान आई मेट यस्टरडे। ऑल रिक्त स्थान ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और हो जाएगा दिस इज द बेस्ट रिक्त स्थान वी कैन डू। देखो पहला वाक्य इसमें गर्ल का हमको मिला, पर इसके साथ क्या शब्द और मिल गया हमको सेम। जब गर्ल आता है तो हु, हुम, हुज का प्रयोग होता है, परंतु जब द सेम, द ओनली इस प्रकार के शब्द आएंगे तो फिर इसमें क्या लगाना अपने को दैट लगाना। तो दिस इज द सेम गर्ल दैट आई मेट यस्टरडे। अगला है ऑल, ऑल शब्द आ गया हमारा ये, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये कहावत भी है एक प्रोवर्ब। दिस इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री जिससे पहले हमेशा द लगता है, सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो क्या लगाना दैट लगाना। चलिए अब देख लेते हैं कुछ परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। द गर्ल इज कुकिंग फूड, दूसरा वाक्य इसी में द गर्ल इज बबीता। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ना है। तो हु का हमें ध्यान है, आगे आएगा पुरुष स्त्री लड़का या लड़की। क्या मिल गया हमको द गर्ल। उसके बाद कैसे जोड़ना हु से हु। फिर क्या लगाना हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हु इज कुकिंग फूड इज बबीता। इसको एक और तरीके से हम जोड़ सकते हैं। द गर्ल इज बबीता हु इज कुकिंग फूड। दोनों वाक्य या दोनों तरीके हमारे सही है। दूसरा है हमारा देयर इज नॉन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। अब इसमें अपने को एरर निकालनी है। तो देखो देयर इज नॉन, नॉन शब्द हमने देखा था, द सेम आएगा, द ओनली आएगा, ऑल आएगा, नॉन आएगा, सुपरलेटिव डिग्री रहेगी तो काय का प्रयोग करना दैट का प्रयोग करना। इसलिए हमारा हु क्या है
हो गया हमारा रॉन्ग, इसकी जगह क्या आना चाहिए दैट। एरर वाला पार्ट हो गया हमारा बी, और हु की जगह रिप्लेस करना हो तो क्या करेंगे दैट। अगला देखते हैं, ही हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। हु कहां पर आता है जब उससे आगे क्या हो, पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो। यहाँ पर क्या आया है वस्तु है, वस्तु है तो ये हु हमारा हो गया रॉन्ग, काई का प्रयोग होगा दैट्स क्लियर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।